बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। खबरों, तबसरों और तज्जियों के इस चैनल के साथ हाजिर हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं, अपनी राय देते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके चाहने वालों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचे और पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ पहुंचे। आज कौमी असम्बली में इजलास हुआ और उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने अपना खिताब किया। खिताब बहुत ही धुआंधार था और लम्हा फिक्रिया है उसमें। बहुत सी चीज़ें जो उनकी मेन थी, उन्होंने कहा कि जी मैं असद कैसर साहब के इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आज एक हदीस का हवाला भी दिया जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त कुर्बे क़यामत में एक ऐसा वक्त आएगा जब माएँ अपनी मालिकाएँ पैदा किया करेंगी, यानी वो लोग जो आपके बच्चे होते हैं उनको आपका हुक्म मानना चाहिए, वो आप पर हुक्म चलाएंगे। जो आपके मातहत होते हैं वो आप पर हुक्म चलाएंगे। और उन्होंने इस हदीस को लिंक किया कि आज जो कुछ हो रहा है कि जी वो लोग जिनका काम चौकीदारी है, जिनका काम हिफाजत करना है, जिनका काम हुक्म मानना है, वही हमसे अपना हुक्म मनवा रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उनका हुक्म मानें। उन्होंने आज बेशुमार बातें की। कौमी जो कॉम्प्रेस जमाते हैं उनके जो लीडरान कहते रहे हैं, आज उन्होंने उससे रिलेटेड ही बातें की, बहुत सी बातें। उन्होंने कहा कि केपीके में क्या हो रहा है। उनका जी केपीके में मगरिब के बाद पुलिस की रिट खत्म हो जाती है और दहशतगर्द आ जाते हैं। अब वो दहशतगर्द कहाँ से आए, क्यों आए, कौन लाया, किसकी इजाजत से आए, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये बात तय है कि सियासी हुकूमत इतने बड़े फैसले नहीं कर सकती, हाँ वो मुस्लिम लीग नून की हो, मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा, जो अब कुरान मजीद वाले जनरल बाजवा बन गए हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्यों इसकी इजाज़त दी। साथ ही उन्होंने जुल्म की बात भी की कि हमारे लोगों की हालत बहुत खराब। बिल्कुल दुरुस्त है कि केपीके में जो कुछ हुआ पिछले 20-25 साल में, जो हमने भुगता, हमारे लोगों ने भुगता, वो इंतहाई दर्दनाक और भयानक था। लेकिन कोई सोचने वाला नहीं, कोई उस पर सोच नहीं रहा। एक मेरा प्रोड्यूसर होता था जिसका पूरा गांव खाली करा लिया गया था। वो कह रहा है कि जब हमने गांव खाली किया दहशतगर्दों के खौफ से और 2 साल बाद गए तो हमारे घरों में कुछ नहीं था, सब कुछ लूटा जा चुका था। मतलब ये कि जिन लोगों ने उसकी हिफाजत करनी थी वो ये सब लूट कर ले गए। अब ऐसी सूरत हाल में आपका उन पर भरोसा कैसे बनेगा, एतमाद कैसे होगा? एक चीज़ जो और उन्होंने की, ये दरअंदाजी होती है और आप अफगान हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये हो सकता है कि अफगानिस्तान से वो लोग आते हों, लेकिन आपके लोग कहाँ होते हैं? आपके लोग उन्हें क्यों नहीं रोकते? आपकी करोड़ों अरबों डॉलर की बनाई हुई बाढ़ किस काम के लिए थी? इस मकसद के लिए। फिर आज इसके अलावा जब हम गुफ्तगू करेंगे कि जी इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इतनी इमरजेंसी में बने कि वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में नहीं थे, नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में नहीं थे, हत्ता कि इसहाक डार साहब भी पाकिस्तान में नहीं थे। फिर भी छुट्टी का रोज़ भी था, इतवार के दिन उनका नोटिफिकेशन भी हो गया और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ गए। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का 2 बड़े मकासद जो नजर आ रहे हैं हमें। सबसे पहले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अब अपने भाई पर एतमाद नहीं रहा, कि वो शहबाज शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहे हैं गुज़श्ता 30 बरस से, वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मियां साहब के साथ जो कुछ किया गया, जो कुछ हुआ लंदन से यहाँ तक लाने के लिए, उस दौरान में उनका पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके भाई की होती है, बनती है, जिन्होंने उनकी तजलील और तज़हीक की। बेइज्जत हुए मियां साहब और किसी काबिल नहीं रहे, उनकी सियासत तबाह बर्बाद हुई। और दूसरी ये कि हुकूमती उमूर पर जो नज़र रखनी है और काबू करना है, अब
وہ इसहाक डार साहब करेंगे। बज़ाहिर तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वही होंगे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। इस तरह वाइस वर्सा हो गया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस तरह शायद अपना बदला ले सके अपने भाई से, क्योंकि अगले मरहले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद तो जब इनकी औलादें आपस में आएंगी एक दूसरे से, फिर जो टकराएंगी तो वो एक अलग कहानी है, वो तो जब कभी होगी देखी जाएगी। फिर गंदम का जो सबसे बड़ा हमारा बहरान है कि 2 लाख टन गंदम मंगवाने की इजाज़त दी गई, फरवरी में कौन मंगवाता है, फिर मार्च में आई, मार्च लेट होते होते मार्च आ गया, मार्च में 3 लाख टन गंदम हो गई, और मार्च में सिंध की जो फसल थी वो मार्केट में आना शुरू हो जाती। ऐसे वक्त में गंदम मंगवाने का क्या फायदा था और इसके पीछे साजिश क्या थी, क्यों मंगवाई गई, किसने उसके पीछे वो सब कुछ किया। लेकिन साथ ही साथ वो जो 3 लाख टन गंदम आई, क्या वाकई 3 लाख टन गंदम आई? 3 लाख टन गंदम तो नहीं आई, क्योंकि एक जहाज जो पकड़ा गया और उसके बाद फरार हो गया। हमने तो पहली दफा देखा, ये सुना पाकिस्तान की तारीख में कि एक बहरी जहाज फरार हो गया, जो अन्ना अल्जबत नामी एक जहाज है जो गंदम लेकर आया, और उसमें से 1,500 टन गंदम कम थी। यानी हर जहाज में 1,500-2,000 टन गंदम कम हो, और 10 जहाज हों तो 25-50 हज़ार टन तो गंदम वैसे ही चली जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये कि गंदम के पैसे तो गए 3 लाख टन के बाहर, डॉलर आई हमारे पास 2-2.25 लाख टन, लेकिन उसने हमारे काश्तकारों को रुसवा कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अब हमारे काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदी जा रही, वो पैसे खर्च कर चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, हुकूमत के पास भी पैसे नहीं है कि वो गंदम खरीदे। अगर खरीद भी लेगी तो स्टोरेज कहाँ करेगी, क्योंकि स्टोरेज में तो वो जो फपूंद लगी गंदम यूक्रेन से मंगाई गई है वो आ चुकी है। अब ऐसी सूरत हाल में होगा क्या, अल्लाह ही जाने, कौन बशर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जजेस वाला मामला जो था वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बढ़ता चला जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जिन्होंने एक बहुत दिलेराना फैसला किया था, डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद को सजाएं सुनाई थी। इस वक्त जो इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से केस है वो सुन रहे हैं, उस पर आज जो समाअत हुई उसमें एफआईए, पैमरा और पीटीए ने दरख्वास्त दी कि आप इस केस से अलग हो जाएं, और क्योंकि ये मफादात का टकराव है। पता नहीं क्या मफादात थे, शायद जस्टिस बाबर सत्तार ने कोई इंटेलिजेंस एजेंसी खोली हुई होगी, यानी उन्होंने पूछा भी क्या अगर किसी केस की समाअत कोई जज करेगा तो ये मफादात का टकराव होगा। खौफ है कि ये कोई सख्त फैसले ना कर लें, तो क्या लेकिन बहरहाल वो उनकी दरखास्तें मुस्तरद भी हो गई, और तीनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी जस्टिस बाबर सत्तार ने लगा दिया। लेकिन मुझे अब खौफ हो रहा है कि कहीं जस्टिस बाबर सत्तार के साथ ऐसा ना हो जाए जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो, हमारे लिए एक कोई स्याह धब्बा हो हमारे लिए। सबसे पहले सबसे आसान काम तो ये होगा कि अब मियां दाऊद जैसे टाउट जो होते हैं, दलाल टाइप के वकील, वो उनके खिलाफ एक रेफरेंस ले आएंगे, और उसके बाद उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश, तो वो बहरहाल पहले ही शुरू हो चुकी है। उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जी ये है, और उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास ये है, उनके पास फला है। तो अगर उनके पास अमेरिका में प्रॉपर्टी है तो वो वहाँ रहे हैं, वहाँ काम करते रहे, मुलाजमत करते रहे, वहाँ प्रैक्टिस करते रहे, वहाँ पढ़ते रहे हैं, तो क्या मसला है, कोई मसला तो नहीं है। अगर बच्चों के पास दोहरी शहरियत है, तो अगर किसी का वो चीज़ पहले से इत्तला की जा चुकी है और उनके तमाम असासे उनके टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स में मौजूद हैं, तो कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई कानून आपको कहीं कोई लीगल प्रॉपर्टी रखने से नहीं रोकता। अगर इलीगल है, हमारे यहाँ तो सियासतदानों की गैर कानूनी जायदादें भी होती हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता। हमारे जर्नैल्स जजीरों के मालिक हो जाते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। लेकिन जो इस पूरे सिस्टम को बेनकाब करने की कोशिश करेगा, उसके लिए हर अच्छा अमल भी गलत बन जाता है। अब अल्लाह हिफाजत करे हमारे जस्टिस बाबर सत्तार की, क्या उनके खिलाफ रेफरेंस पे ही इत्तफाक किया जाएगा या उनको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, अल्लाह ही जाने, कौन बशर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।